हेलो दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के विज्ञान चैप्टर 2। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। क्या पाठ का नाम है? क्या हमारे आस पास के पदार्थ शुद्ध हैं। देखिए, हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। आप लोग को हम बताए थे कि संसार के वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है उन्हें पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ के वर्गीकरण चैप्टर 1 में ही हम लोग पढ़ लिए थे कि दो वर्गों के आधार पर किया गया, भौतिक आधार पर, रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर हम लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग के पढ़ना है रासायनिक आधार पर। पदार्थ का वर्गीकरण किसके आधार पर बाबू? रसायन के आधार पर। रसायन के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पदार्थ का वर्गीकरण वर्गीकरण किया गया है। पहला है तत्व, दूसरा है यौगिक और तीसरा है मिश्रण। तत्व की बात करें तो इसमें आता है धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में आता है दो प्रकार के, एक होता है कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक, और दूसरा का होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक का होता है बाबू? अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण दो होता है, एक होता है समांग मिश्रण और एक होता है विषमांग मिश्रण। क्या होता है बाबू? विषम मांग मिश्रण। पहला है समांग मिश्रण और दूसरा है विषमांग मिश्रण। हम लोग सीखेंगे तत्व। तत्व किसे कहेंगे? तत्व किसे कहेंगे? यह एक समान परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व किसे कहेंगे? वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें केवल एक ही, जैसे में सोडियम है तो केवल इसमें केवल सोडियम ही पाया जाएगा, बाकी दूसरा इसमें पदार्थ नहीं पाया जाता है। ये होता है शुद्ध। इसको क्या बोलेंगे? शुद्ध। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है ना? तो यही है शुद्ध पदार्थ। इसको क्या बोलेंगे बाबू? शुद्ध पदार्थ। तत्व क्या बोलेंगे? शुद्ध पदार्थ। यौगिक और मिश्रण को बोलेंगे अशुद्ध पदार्थ। क्या बोलेंगे बाबू? अशुद्ध पदार्थ। मतलब इसमें केवल एक ही प्रकार का होता है और यौगिक और मिश्रण एक से अधिक तत्व के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। मतलब जिसका सूत्र हो गया उसको बोलेंगे यौगिक, और जिसका दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलने से जिसका सूत्र का निर्माण नहीं होता है उसको बोलेंगे मिश्रण। जैसे में जल का सूत्र होता है H2O, तो इसको बोलेंगे हम लोग कि यौगिक है। और जैसे में बालू है, बालू का फार्मूला नहीं होता है, तो ये आपका हो गया मिश्रण। क्या हो गया बाबू? मिश्रण। देखिए, इसमें है धातु। धातु किसे कहेंगे? जिससे बिजली का धारा प्रवाहित होता है। मतलब धातु जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होता है उसको हम लोग धातु बोलेंगे। जैसे लोहा और जैसे में कॉपर, इन लोग दोनों है, इसमें धारा प्रवाहित होता है, इससे बिजली पास होगा इससे, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग धातु। अधातु किससे बोलेंगे? इसमें धारा प्रवाहित
नहीं होता। इसमें विद्युत ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, कुचालक होते हैं। क्या होते हैं बाबू? कुचालक, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती। जैसे गैस, कार्बन, ऑक्सीजन, इस सब में देखिए करंट पास नहीं होता। करंट पास होता तो बहुत दिक्कत हो जाता, क्योंकि हवा सभी जगह पाया जाता है ना। उपधातु, ये क्या है? उपधातु, इसमें सीमित मात्रा में धारा जाती है, इसे अर्धचालक भी कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? अर्धचालक। यौगिक किसके प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे बाबू? जिसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। मतलब जैसे HCl है, इसमें कार्बन आ गया ना बाबू, कार्बन इसमें का आया? C, है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं जब फार्मूला बनेगा तो उसमें C मतलब कार्बन उपस्थित रहेगा तो कार्बनिक यौगिक, और कार्बन नहीं उपस्थित रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे बाबू? अकार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है। जैसे में जल का फार्मूला H2 होता है, इसमें कार्बन नहीं है बाबू, तो इसको क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। और जिसमें कार्बनिक, और जैसे हम लोग का उदाहरण देते हैं जिससे CH4, क्या बाबू? CH4, CO2, इसमें जरूर देखिए कार्बन पाया जाता है तो कार्बनिक यौगिक। और जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे बाबू? अकार्बनिक यौगिक। क्या बोलेंगे बाबू? अकार्बनिक यौगिक। ये आपको 11वीं क्लास में जाइएगा तो बेसिक बहुत कंसेप्ट है, इसको जरूर बढ़िया से पढ़ लीजिए। 11वीं में जाने के बाद मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। मिश्रण किसे कहेंगे बाबू? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है तब मिश्रण से कहेंगे। यह दो प्रकार के होता है। क्या प्रकार के बाबू? दो प्रकार के, एक होता है समांग, एक होता है विषमांग। तो मिश्रण जैसे में आपका अरहर है, अरहर माने हम लोग देहात में बोले तो अरहर, इसमें यदि मसूर मिला दिया जाए या खेसारी के दाल दिया जाए तो इसको कहेंगे मिश्रण। क्या कहेंगे बाबू? मिश्रण, क्योंकि इसका फार्मूला नहीं होगा तो क्या बोलेंगे? मिश्रण। और जिसका फार्मूला होगा उसको यौगिक ना, दोनों अशुद्ध पदार्थ है। और विषमांग मिश्रण कहेंगे। समांग मिश्रण किसे कहेंगे बाबू? इसमें मिश्रण के अवयव दिखाई नहीं देते हैं तथा मिश्रण के हर एक अंश का गुण धर्म समान रहता है। मतलब जो स्पष्ट रूप से मिल जाते हैं और मिलने के बाद पता नहीं चलेगा कि इसमें कौन कौन से अवयव कण है, इसका कण दिखाई नहीं देता है। जैसे में बाबू यदि चीनी है, क्या है बाबू? चीनी, और चीनी में यदि हम मिला दिए पानी तो और इसका घोल मिल जाएगा तो हमको देख के ही नहीं हम लोग बताने पाएंगे कि इसमें चीनी कौन है और पानी कौन है, इसका कण नहीं दिखाई देते हैं तो इसको बोलेंगे समांग मिश्रण। क्या बोलेंगे बाबू? समांग मिश्रण। जैसे है चीनी और इसमें क्या बोलते हैं? चीनी के साथ नमक का शरबत, चीनी के साथ नमक का शरबत बाबू, समझ गए ना। चीनी के साथ क्या हो जाएगा बाबू? शरबत। और नमक की भी यदि शरबत बना दे तो नमक को पानी को मिला दे तो भी आपका हो जाएगा समांग मिश्रण, क्योंकि पता नहीं चलेगा। अब विषमांग मिश्रण किसको बोलेंगे बाबू? जिससे पता चल जाता है ना। जैसे में अरहर और मसूर है तो इसको पता चल ना जाएगा। अरहर और मसूर देख लेंगे हम लोग, जब इन लोग को मिला देंगे तो इसका कण दिखाई देगा। जब कण दिखाई देगा तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? विषमांग मिश्रण। क्या बोलेंगे? विषमांग मिश्रण। जैसे अरहर और प्लस मसूर हो गया ना, इसको कण दिखाई देंगे। और जैसे में आपका हो जाएगा चीनी और प्लस नमक, चीनी और नमक को यदि हम लोग मिला देंगे तो इसको कण दिखाई देगा, तो इसको क्या बोलेंगे? विषमांग मिश्रण। क्या बोलेंगे बाबू? विषमांग मिश्रण। अब यदि और आगे हम लोग सीखेंगे। अब हम लोग जानेंगे पदार्थ। पदार्थ हम लोग जानते हैं कि वैसी वस्तुएं, संसार की वे सारी वस्तुएं जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं उसे पदार्थ या मैटर कहते हैं। क्या कहेंगे बाबू? पदार्थ या मैटर। वैसी वस्तु जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं उसे पदार्थ कहते हैं।
देखिए अपने आप से क्या देख रहे हैं बाबू, ये कलम है, कॉपी है, बेंच है, टेबल है, डेस्क है, ईंट है ना। आप लोग अगल बगल देखिए, जो अभी बैठे हैं जहाँ, देखिए जितने भी दिखाई देगा उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ। पदार्थ देखिए होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ, एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किससे बोलेंगे, वैसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उसमें दूसरा कण नहीं रहेगा। जैसे सोडियम है तो खाली सोडियम में है ना, इसको तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तत्व ना। तो सोडियम है तो खाली सोडियम है, तो शुद्ध पदार्थ है, इसमें दूसरा कण नहीं है। जैसे तत्व, तत्व किसे बोलेंगे, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। एक ही प्रकार के, यहाँ लिख दीजिए, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे हीलियम ना, हीलियम, आयरन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम इत्यादि, ये सब एक ही, इसमें दूसरा तत्व नहीं पाया जाता, एकदम शुद्ध है। तत्व के गुण, यह एक ही प्रकार, पहला गुण है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है। और तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जाता है। देखिए बाबू, तत्व के 3 वर्गों में बांटा गया है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु किससे कहेंगे, वैसे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होता है। मतलब जब हम लोग बिजली के जो तार होता है उसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें करंट बताता है, उसको धातु कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा, समझ गए। इस सबसे विद्युत उपकरण भी बनाया जाता है। जैसे एल्युमिनियम है, कॉपर है, इस सब के तार भी आता है, इससे धारा प्रवाहित होता है, उसे क्या कहेंगे, धातु। धातु के गुण, देखिए बाबू, धातु के गुण किसे कहेंगे, धातु के गुण है, पहला है कि इसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। मतलब धातु चमकता है। आप लोग सोना देखे हैं, चमकता है, सोना का होता है, चमकता है। चांदी चमकता है, एल्युमिनियम चमकता है, ये सब धातु है। यह विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें लाइन प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है। इसमें आघातवर्ध और तन्य का गुण पाया जाता है। आघातवर्ध मन होता है कि इसको गर्म करके, धातु को गर्म करके, अब यदि उसको पीटेंगे ना, तब उस पर उसे चादर के रूप में फैल जाता है, उसे आघातवर्ध कर। तन्यता किससे कहेंगे, यदि धातु को गर्म किया जाए, क्या करेंगे, गर्म कर देंगे तो उसको तार हम लोग बना सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, तन्यता। सबसे तन्य धातु सोना होता है। कौन होता है बाबू, सोना। 1 ग्राम सोना में 2 किलोमीटर तार खींचा जा सकता है। चौथा है, यह प्राय ठोस अवस्था में पाया जाता है। धातु जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक पारा ऐसा धातु है जो द्रवावस्था में पाया जाता है। अब अधातु किसे बोलेंगे बाबू, वैसे तत्व जो ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होता है, विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। मतलब इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, उसे अधातु कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इस सब में धारा प्रवाहित नहीं होता है, लाइन इसमें नहीं बजाती है, ज़्यादा हवा में पाया जाता है। ऑक्सीजन ये सब है ना, ये सब वायु है ना, गैसीय अवस्था में सब पाया जाता है धातु। अधातु के गुण, यह तन्य नहीं होते हैं, मतलब इसको तार के रूप में नहीं खींचा जा सकता है। और दूसरा है, यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है, मतलब बिजली उपकरण द्वारा इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। तीसरा है, यह विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है। और चौथा का है, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। कोई पूछेगा कि अधातु किस अवस्था में पाया जाता है, तो गैसीय अवस्था में। कौन अवस्था में बाबू, गैसीय अवस्था में। अब हम लोग का सीखेंगे बाबू उपधातु। कौन धातु, उपधातु। उपधातु वैसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। मतलब आधा धातु का गुण पाया जाएगा और आधा अधातु का गुण पाया जाएगा, उसको उपधातु कहते हैं। मतलब जब लाइन बिजली के तार में इसको सटाएंगे तो तनी तनी जाएगा और तनी तनी नहीं जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, उपधातु। मतलब धातु अधातु के तनी तनी दोनों गुण पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, उपधातु। क्या कहेंगे बाबू,
उपधातु। यौगिक किससे कहेंगे? यौगिक इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो पदार्थ बनता है उस यौगिक कहते हैं। कहने का अर्थ है कि इसमें दो तत्व रहेगा, दो या दो से अधिक। जैसे जल H2O, तो देखिए इसमें दो तत्व है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखिए HNO3 है, इसमें देखिएगा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। HCl है, H है और Cl है, क्लोरीन है। दो बन गया, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। मतलब यौगिक का सूत्र होता है। यौगिक के गुण, यौगिक के गुण क्या है बाबू? तत्वों को मिलने से यौगिक का निर्माण होता है, मतलब दो या दो से अधिक तत्व रहता है। यह अस्थाई होता है। क्या है होता है बाबू? अस्थाई। इसमें रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, इसको रासायनिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे H2 है तो इसको H2+O2 जब विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग किया जा सकता है इसे। यौगिक के प्रकार, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक कैसे कहेंगे बाबू? वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, मतलब कार्बन रहता है, उसे क्या कहेंगे? कार्बनिक यौगिक। जैसे CH4 है तो देखिए इसमें कार्बन है ना बाबू, C, इसमें देखिए C है ना, इसमें देखिए C है ना, तो इसको बोलेंगे कार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसको बोलेंगे बाबू? वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है, वैसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित नहीं होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे HCl है तो ये आपका अकार्बनिक यौगिक नहीं, कार्बनिक यौगिक। इसको काट दीजिए, क्यों? क्योंकि इसमें C है। देखिए NHO3 है, इसमें देखिए C नहीं ना कहीं पाया गया, कार्बन नहीं ना पाया गया। H2 है, इसमें नहीं ना कार्बन पाया गया, तो इसको कहेंगे अकार्बनिक यौगिक। क्या कहेंगे बाबू? अकार्बनिक यौगिक। अब हम लोग सीखेंगे मिश्रण। क्या सीखेंगे बाबू? मिश्रण। दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलने से बनने वाले पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मतलब ये भी एक प्रकार का यौगिक है, मतलब इसका सूत्र नहीं होता है तो मिश्रण कहेंगे, और जिसका सूत्र हो जाएगा उसको यौगिक कहेंगे। तो देखिए मिश्रण मतलब इसको हमको समझ गया है कि मिक्सचर। मिक्सचर बोले तो बहुत सारा इसमें दो या दो से अधिक चीज मिला देते हैं तो मिश्रण का निर्माण होता है। जैसे इंक है, स्याही है, वायु है, सब बम जितना तैयार होता है, इसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है। मिश्रण के गुण, मिश्रण के क्या गुण है बाबू? यह अस्थायी होता है, भौतिक विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ के मिलने से मिश्रण का निर्माण होता है। मतलब दो शुद्ध, दो या दो से अधिक मिला देंगे तो मिश्रण बन जाएगा, मतलब अशुद्ध बन जाएगा ना। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण के प्रकार दो प्रकार का होता है बाबू। एक होता है समांग मिश्रण और दूसरा होता है विषमांग मिश्रण। समांग मिश्रण किसे कहेंगे? वैसे मिश्रण जो समान रूप से घुला होता है, वैसे मिश्रण जो समान रूप से घुला होता है उसे समांग मिश्रण कहते हैं। मतलब जैसे चीनी और जल को मिला देंगे बाबू तो पूरा घुल जाएगा ना। ज़्यादा क्या रहना चाहिए? जल ज़्यादा रहना चाहिए, पानी की मात्रा ज़्यादा रहना चाहिए, और ये घुल जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? समांग मिश्रण। क्या कहेंगे बाबू? समांग मिश्रण। पानी और नमक है, इसको मिलाएंगे तो भी घुल जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? समांग मिश्रण। दूध और पानी है, वो मिल जाएगा तब इसको बोलेंगे समांग मिश्रण। अब एक विपरीत होता है विषमांग मिश्रण। वैसे मिश्रण जो समान रूप से घुला नहीं होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल और बालू है, इसको घुलेगा बाबू, बालू जल में नहीं ना घुलेगा, उसका कण दिखाई देगा ना बालू के, तो इसको क्या बोलेंगे बाबू? विषमांग मिश्रण। जैसे चावल और कंकर है, दोनों की मिला दीजिए तो नहीं मिलेगा, पूर्ण रूप से दिखाई दे देगा ना, तो उसको क्या कहेंगे? विषमांग मिश्रण। जैसे जल और तेल है, नहीं ना मिलेगा, तेल ऊपर आ जाता है ना, इसको बोलेंगे विषमांग मिश्रण। मतलब जिसको देखेंगे तब वही कण दोनों को दिखाई देते हैं, उसे क्या कहेंगे बाबू? विषमांग मिश्रण। विलयन, विलयन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं विलयन। विलयन किसे कहेंगे? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन को अंग्रेजी में बोलते हैं सोलूशन। सोलूशन क्या बोलते हैं बाबू? सोलूशन। दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी है, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? शरबत, इसको बोलेंगे
बिलियन ना। बिलियन के दो भाग होता है, कितने भाग होते हैं बाबू? दो भाग होता है। क्या होता है? दो भाग होता है। एक होता है विलायक, क्या होता है बाबू? विलायक, इसको बोलते हैं सोलवेंट। एक होता है विलय, क्या होता है? विलय, इसको बोलते हैं सोलूट। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि विलय पदार्थ किसे कहेंगे। विलय, देखिए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। मतलब जैसे आप, हम लोग शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शरबत। तो शरबत में क्या क्या मिलता है? एक मिलता है चीनी और दूसरा का नंबर पानी, दोनों मिलते हैं। तो देखिए जिस विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होता है, इसमें बताइए यदि शरबत बनाना है तो किसका मात्रा कम होगा, चीनी के कि पानी के? तो चीनी के कम होगा, तो इसको बोलेंगे विलय। क्या बोलेंगे बाबू? विलय। अब पानी की मात्रा का अधिक है, इसको बोलेंगे विलायक। नहीं याद पड़ी तो याद रखिए चीनी पानी, चीनी पानी। तो याद रखिए विलय विलायक। तो जो न की मात्रा कम बा, पहले लोग चीनी, तो चीनी हो गई विलय। अब विलायक किसको बोलेंगे? जिसकी मात्रा अधिक होती है। विलायक किसे बोलेंगे बाबू? जिसकी मात्रा अधिक होती है। मतलब विलयन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। बताइए जैसे शरबत बनाए तो शरबत में पानी अधिक हो गया, तो पानी को क्या बोलेंगे? विलायक। ठीक है। विलयन के गुण का है, यह एक समांगी मिश्रण होता है। इसका कण 10⁻⁻19 से भी छोटा होता है, एकदम छोटे छोटे कण होते हैं। यह प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाता है, यह प्रकाश के किरणों को नहीं फैलाता है। विलयन के प्रकार बाबू, विलयन के प्रकार अब हम लोग सीखेंगे। विलयन दो प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त विलयन और दूसरा होता है संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? संतृप्त विलयन। देखिए संतृप्त विलयन को इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए संतृप्त विलयन क्या है? वह विलयन जिसका कण स्पष्ट रूप से घुला हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब इसमें चाहेंगे पूरा घुल जाता है, तनी मनी और चाहेंगे तो हम लोग घोल सकते हैं। जैसे में वैसे विलयन जिसमें और अधिक विलय को भी घोला जा सकता है ना। मतलब वह विलयन जिसका कण स्पष्ट रूप से घुला हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे शरबत है, पानी और चीनी, मतलब ये जो चीनी है विलय पदार्थ है, यदि वैसा घोल, ये घोल जो बन गया है इसमें हम चाहेंगे तो तनी मनी चीनी को हम लोग डालकर और घोल सकते हैं ना। जैसे मान के चलिए कि इसमें हम लोग घोल मिला दिए हैं चीनी और पानी के, एकदम पूरा शरबत तैयार है, तो इसमें तनी मनी और हम चीनी डाल देंगे तो ये पूरा घुल जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन ना। जैसे दूध और पानी है, मतलब पानी तनी मनी और डाल देंगे तो पता नहीं चलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन किसको बोले हैं? बोलेंगे कौन चीज? संतृप्त विलयन। वैसे विलयन जिसमें और अधिक विलय को नहीं घोल सकते हैं ना, एकदम मतलब पूरा एकदम घोल के एकदम फूल है वो। जैसे वह विलयन जिसमें घोलने से ज़्यादा पदार्थ मिला दिया जाता है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं ना। जैसे में इसमें और हम पदार्थ को चाहेंगे तो नहीं घुलेगा। जैसे में शरबत है, अब इसमें पानी से ज़्यादा चीनी को मिला देंगे तो नहीं ना घोलने पाएंगे बाबू, तो इसको क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे बाबू? असंतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन को बाबू इंग्लिश में बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड। सुपर अनसैचुरेटेड है बाबू, अन लगा दीजिए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अति संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन के तापमान को बढ़ाया जाता है तो वह कुछ और विलय को घुला देता है। इस प्रकार विलयन को सांद्रता अधिकतम हो जाती है। मतलब तापमान बढ़ाने पर जो ठोस होता है बाबू, द्रव को विलयता बढ़ जाती है।
ठीक है, अब आप लोग समझ गए ना। लेकिन हम लोग को अभी पढ़ना है संतुलित विलयन और असंतुलित विलयन। संतुलित विलयन और असंतुलित विलयन समझ गए। इसमें क्या होता है कि पानी और चीनी को जब मिला देते हैं तो शरबत बन जाता है। थोड़ा बहुत और हम लोग चीनी डाल देंगे तो संतुलित विलयन मतलब और थोड़ा सा घोला जा सकता है उसको संतुलित विलयन। और संतुलित विलयन वह विलयन जिसमें घुलने से ज़्यादा पदार्थ मिला दिया जाता है। मतलब कि इसमें कहा है कि जो विलायक है ना, जो विलायक है, ठीक है, तो जो विलायक से अधिक का पाया जाता है विलय पदार्थ। कौन सी बाबू? विलय पदार्थ। तो अब बताइए, पानी आपका हो गया विलायक और इसमें चीनी होगा विलय, तो अधिक चीनी डाल दो तो घुलेगा? नहीं घुलेगा। तो नहीं घुलेगा तो उसको असंतुलित विलयन। और जो तुम पूरा घुला रहता है स्पर्श उसको क्या बोलेंगे? संतुलित विलयन। अब हम लोग सीखेंगे विलयन की सांद्रता। क्या सीखेंगे बाबू? विलयन की सांद्रता। देखिए, किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा और विलायक के अनुपात को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की सांद्रता बराबर होता है बाबू विलय का मात्रा और बटा विलयन की मात्रा ना। विलय का मात्रा और विलयन की मात्रा, मतलब ऊपर में रहेगा चीनी और सब टोटल चीनी और पानी दोनों मिल के क्या रहेगा यहाँ विलयन ना। और विलयन की द्रव्यमान बराबर क्या होता है? देखिए, विलय है तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान और बटा में विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, विलयन की प्रतिशत ज्ञात करना होगा या आयतन, तो विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात करना होगा तो गुना 100 कर देंगे। विलय पदार्थ की द्रव्यमान बटा में विलयन का द्रव्यमान और गुने 100। जैसे एक सवाल लेते हैं। सवाल है कि किसी पदार्थ के, सवाल क्या है बाबू? किसी पदार्थ के 0.5 ग्राम किसी विलायक के 25 ग्राम में घुले हुए हैं तो विलयन में पदार्थ की मात्रा ज्ञात करें। पदार्थ की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? पदार्थ की द्रव्यमान दिया है कितना? 0.5 ग्राम। कितना दिया है बाबू? 0.5 ग्राम। अब विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 25 ग्राम। कितना दिया है? 25 ग्राम। तो पदार्थ की मात्रा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कह रहा है, क्या कर रहा है? पदार्थ की प्रतिशत मात्रा। तो हम लोग ज्ञात करेंगे पदार्थ का मात्रा बाटा में विलय की मात्रा ना गुने 100। तो देखिए 0.5 दिया है और ये आपका हो गया विलयन। विलयन किसको बोलेंगे? जो दोनों के जोड़ देंगे, मतलब पदार्थ का ही विलय है तो इसको दोनों के मिला दीजिए तो 0.5 और 0.5 और विलयन की मात्रा 0.5 और प्लस में ई वाला 25 ना, तो दोनों के जोड़ अब गुने 100 कर देंगे क्योंकि प्रतिशत है। तो देखिए 0.5 अब बाटा में इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 0.25 और पॉइंट में 5 और गुने 100। एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, अब इसको गुना कर दीजिए ना तो आ जाएगा, यानी कि 5 गुने 100 करेंगे तो 500 और 255 से भाग दे दीजिए। 500 भागे 255 तो आएगा 1.96%। आप लोग भाग देख सकते हैं। 500 भागे 255 आएगा 1.96%। प्रतिशत में ज्ञात करना है, 100 से गुना कर दिए तो हो जाएगा परसेंट। देखिए अगला सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल है कि किसी विलयन के 125 ग्राम में किसी विलयन में पदार्थ के 29.2 ग्राम घुले हुए हैं तो इस विलयन का सांद्रण ज्ञात करें। फिर से सवाल पढ़िए, सुनिए। किसी विलयन के 125 ग्राम में किसी विलयन में पदार्थ के 29.2 ग्राम घुले हुए हैं तो इस विलयन का सांद्रण ज्ञात करिए। देखिए विलयन की सांद्रता बराबर फार्मूला होता है बाबू 29.2 कहाँ से आया? देखिए यहाँ है ना 29.2। अब विलयन दिया है 125, माने विलय और विलायक दोनों मिल गया यहाँ तो विलयन बना है तो लिखेगा बाटा में। अब विलय कितना दिया है? 29.2 है, मतलब जो पदार्थ घुला है विलयन में उसको क्या बोलेंगे? विलय। तो 29.2 और बाटा में 125 गुने 100। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा, एगो दशमलव हट जाएगा तो जीरो खत्म, तो हो जाएगा 290 बटा 125। इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? भाग देंगे तो 23.36%। कितना हो जाएगा बाबू? 23.36%। यही आपका हो गया। ये फिर आप लोग भाग देख के देख सकते हैं। अगला सवाल है,
देखिए अगला सवाल, जल के 85 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में 25 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल घोला है, तो विलयन में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए जल का आयतन कितना दिया है बाबू, 85 सेंटीमीटर क्यूब, और एल्कोहल का आयतन कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए जल का आयतन है 85, एल्कोहल का कितना है 25। तो देखिए इसमें जो कम है उसको कहेंगे विलय, तो जो कम रहेगा वो लिखा जाएगा ऊपर, और जो अधिक है वो और प्लस में दोनों मिल के बनता है बिलियन। तो नीचे में बिलियन और गुने 100। तो देखिए 25 और बाटा में 25 और 85 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 110 और गुने 100। एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, बच गया 25 गुने 10। 25 गुने 10 करेंगे 250 और भागे 11, माने 250 भागे 11 करेंगे तो आएगा 22.72%। देखिए नेक्स्ट, उस विलयन का आयतन के विचार से परसेंटेज क्या होगा जो 100 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल में 15 सेंटीमीटर क्यूब मेथनॉल के घुलने से बना है। मतलब मेथनॉल का आयतन कितना है 15 सेंटीमीटर क्यूब और एथेनॉल का कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो बिलियन क्या हो गया, मेथनॉल और एथेनॉल को जोड़ दीजिए तो हो गया बिलियन 115। अब हम लोग देखेंगे विलय कौन है, तो जो कम है वो विलय है, तो कम कौन है 15, तो लिखाएगा 15 ऊपर और नीचे बिलियन में टोटल 115 और गुने 100, गुने 100। देखिए 15 कम है तो ऊपरे लिखाएगा क्योंकि विलय है, विलय होता है ऊपर में फार्मूला में होता है और नीचे बिलियन होता है, बिलियन मतलब दोनों के मिलने से बनता है। तो 115 गुने 100, देखिए 15 गुने 100 करेंगे तो 1500 बटा में 115, इसको भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 13.04%। आप लोग भाग करके देख सकते हैं। अब देखिए अगला सवाल है कि 56 ग्राम जल को 0.17 लीटर इथेनॉल के साथ मिश्रित कर देने से बने विलयन के सांद्रण की गणना आयतन प्रतिशत में करें। अब देखेंगे हम लोग कि इसमें आपका जो 56 ग्राम है तो 56 ग्राम लिखाएगा ऊपर और घनत्व कितना इसमें दिया है, कितना दिया है एक ग्राम, कितना दिया है 1 ग्राम ना। तो देखिए 56 ग्राम जल को, कितना 56 ग्राम जल को 0.17 लीटर एथेनॉल के साथ मिश्रित कर देने से बने विलयन के सांद्रण की गणना ज्ञात करें। तो द्रव्यमान बटा घनत्व 56 बटा में 1.0 और मतलब समझिए कि ग्राम ग्राम से कट गया, अब 1 है ऊपर में 56 है तो 56 भागे करेंगे तो 56 ग्राम 56 ml हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एथेनॉल का आयतन ज्ञात करना है तो 0.17 है तो 0.17 गुने 1000 ml और गुना कर देंगे तो आपका हो गया 170 ml। विलयन की सांद्रता कितना होगा, दोनों के जोड़ दीजिए तो 56 + 170 कितना, 56 + 170 226 ml। विलयन का सांद्रता देखिए इसमें कम कौन है तो 56 है और टोटल कितना है 226 और गुने क्या करेंगे 100 और 5600 भागे 226 भाग दे देंगे तो हो जाएगा 24.7। अब हम लोग सीखेंगे टिंडल प्रभाव। प्रकाश के किरणों को फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे, प्रकाश के किरणों को फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव किसे कहेंगे बाबू, प्रकाश के किरणों को फैलना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहेंगे ना, जब प्रकाश है ना उसमें 7 कलर भी होता है और उसका जो किरण है उसको अलग अलग रूप में फैल जाना ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्र धातु किसे कहेंगे बाबू, 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे जिंक और कॉपर ना मिल जाएगा तो क्या होगा मिश्र धातु। 2 या 2 से अधिक धातु के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। पृथक्करण, पृथक्करण मतलब होता है इसको अलग अलग करना ना। वैसे मिश्रण जिसके अवयवी कण को चुनकर, छानकर और छांटकर अलग करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। कैसे करेंगे, या तो चुनकर, छानकर या छांटकर अलग करने की प्रक्रिया को मिश्र पृथक्करण कहते हैं। वैसे मिश्रण जिसका अवयवी कण को चुनकर, छानकर और छांटकर अलग किया जाता है। जैसे में चावल है उसमें कंकर मिल गया तो इसको हम लोग
अलग करेंगे ना बीनकर, उसी को बोलेंगे पृथ्वीकरण। चुनकर बीनते हैं। पृथ्वीकरण की कई विधियां हैं, जैसे हस्तचयन, थ्रेसिंग, दंडीकरण, निष्पावन या ओसावन, चालन, अवसाधन, निस्तारण, छालन या निस्यंदन, उपकेंद्रीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्रोमेटोग्राफी, वाष्पीकरण। हस्तचयन किसे कहेंगे बाबू? कोची हस्तचयन किसी मिश्रण में अनुपयोगी पदार्थ किसी मिश्रण में से हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन कहते हैं। किसे? किसी मिश्रण में अनुपयोगी पदार्थ को किसी मिश्रण में से हाथ से चुनकर अलग करने की प्रक्रिया को हस्तचयन कहते हैं। जैसे में हाथ से क्या चुनते हैं, जैसे कंकर को निकालते हैं चावल से ना, या तो चावल में दाल मिल गया तो उसको यदि हाथ से अलग कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे? हस्तचयन। थ्रेसिंग किसे कहेंगे? किसी डंडियों से अन्न कणों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसिंग मतलब जैसे गेहूं है, गेहूं के डंडी में जो लगल है बाल, उसको अलग करते हैं ना, उसी को बोलेंगे थ्रेसिंग। कैसे करते हैं? थ्रेस कोई मशीन से ना। दंडीकरण किसे कहते हैं? यदि कम मात्रा को डंडियों को अलग करना होता है तो उसे पीटकर अलग किया जाता है। मतलब दंडीकरण। कौन सी? दंडीकरण। दंडीकरण किसे कहेंगे? हेडिंग रहेगा दंडीकरण। दंडीकरण किसे कहेंगे? यदि कम मात्रा में डंडियों को अलग, माने कम है ना, कोई चीज अन्न करना है वो कम मात्रा में है तो उसको क्या काम करते हैं हम लोग कि उसको पीट कर ना, कोई चीज से पीट कर और उसको अलग किया जाता है अन्न कण को, उसको क्या कहेंगे? दंडीकरण। निष्पावन या अवसावन किसे कहेंगे बाबू? किसी मिश्रण में से अशुद्ध पदार्थ को वायु द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन या अवसावन कहते हैं। मतलब जैसे सूप लेते हैं और उसको जब हवा चलता है तो उसको धीरे धीरे ओसा देते हैं ना, और उससे अलग कर दिया। जैसे रहर है उसमें धूलकण है तो उसको सूप द्वारा धीरे धीरे ओसा कर अलग किया जाता है। और यदि हवा नहीं है तो क्या करते हैं? याद कीजिए, यदि हवा नहीं है तो उसको क्या करते हैं? पंखा चलाते हैं। पंखा चलाकर उसको अलग करते हैं ना, अशुद्ध पदार्थ को अलग कर दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? ओसावन। चालन किसे कहेंगे? जो चलनी द्वारा नहीं चाल कर अलग करते हैं उसको क्या कहेंगे? चालन। किसी मिश्रण में से अशुद्ध पदार्थ को चलनी से चाल कर अलग करने की प्रक्रिया को चालन कहते हैं ना। बहुत सारा हम लोग के घर में अन्न कण है जिसको अशुद्ध चीज निकालना है तो चलनी से चालते हैं। जैसे में रहर में छोटे छोटे जो डंटी पाया जाता है उसको भी चाल दिया जाता है, वो अलग हो जाएगा। या धूलकण को भी चलनी द्वारा भी चला जाता है। और साधन किसे कहेंगे? किसी बर्तन की तली में भारी पदार्थ के कण को बैठ जाना ही और साधन कहलाता है। जैसे कोई चीज कंकर है और कंकर में मान के चलिए कि उसको अलग करना है, उसमें मिट्टी उट्टी लगना है तो उसमें क्या किया जाता है कि जितना अशुद्ध पदार्थ हल्का है वो ऊपर चला जाएगा और कंकर नीचे बैठ जाएगा, और उसको अलग कर देंगे, उसको बोलेंगे अवसाधन। क्या बोलेंगे बाबू? अवसाधन। या चावल के कंकर है, चावल को जब हम लोग करते हैं तो उसको कोई चीज़ बर्तन में से ना, उसमें क्या होता है चावल के कंकर वो नीचे बैठ जाता है, उसको अलग कर लिया जाता है। निस्तारण किसे कहेंगे? किसी मिश्रण में हल्के घुल कण को पानी के साथ बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं ना। किसी मिश्रण में हल्के घुल कण को पानी के साथ बाहर निकालने की प्रक्रिया को निस्तारण कहते हैं। जैसे चावल है, चावल में देखते हैं छोटे छोटे एकदम पाया जाता है उसका धूलकण, जो धान वाला बच जाता है तो उसको क्या करते हैं? किसी में हल्का हो जाता है, वो पानी में जब मिलता है तो बाहर चला जाता है, उसी को क्या कहेंगे? निस्तारण। निस्यपदन या छालन किसे कहेंगे? किसी मिश्रण को छानना द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को छालन कहते हैं। जैसे चाय से चाय पत्ती को अलग करना, चाय बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती जो बच जाता है उसको क्या करते हैं ना, एगो लेते हैं छोटे वो के छालन और उसमें से छाननी द्वारा उसको छान कर अलग कर लिया जाता है। और उपकेंद्रीकरण किसे कहेंगे? जब मिश्रण को तेजी से घुमाया जाता है तो इसके भारी कण नीचे बैठ जाती है, अतः इस प्रक्रिया को उपकेंद्रीकरण कहते हैं। जैसे दही से घी निकालना, जब दही होता है तो उसको खूब एकदम ना क्या काम करते हैं, इसको चलाते हैं खूब ना, तो उसमें कहते हैं भारी कण बैठ जाता है, वो जो हल्का कण है ना ऊपरे छना जाता है और उसको हम लोग घी के रूप में निकाल लेते हैं।
ऊर्ध्वपातन किसे कहेंगे? वैसा मिश्रण जिसमें एक अवयव बिना पिघले वाष्प में बदल जाती है, फिर ठंडक होकर यह वाष्प सीधे ठोस में परिवर्तित हो जाती है, जैसे साधारण नमक और अमोनिया क्लोराइड ना। ऊर्ध्वपातन कैसे कहेंगे? वैसे मिश्रण जिसमें एक अवयव बिना पिघले वाष्प में सीधे बदल जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। वाष्पीकरण किसे कहेंगे? वैसे मिश्रण जिसे गर्म करने पर द्रव पदार्थ उड़ जाते हैं और ठोस पदार्थ रह जाते हैं, अतः इस प्रकार के मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। वैसे मिश्रण जिसे गर्म जब करेंगे तो द्रव पदार्थ उड़ जाते हैं ना, क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, और ठोस पदार्थ रह जाते हैं ना। इसलिए द्रव पदार्थ को हवा में रखेंगे तो क्या होगा? उस धूप में रख देंगे तो और तेजी से उड़ जाएगा। जैसे में हम लोग कपड़ा लता को सुखाते हैं तो कपड़ा में जो पानी उपस्थित है उड़ जाएगा, और जो ठोस बच जाएगा वो बच जाता है, सूख जाता है। देखिए परिवर्तन, हम लोग भौतिक परिवर्तन सीखेंगे। फिजिकल चेंजेस, वैसे परिवर्तन जिससे नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल रंग रूप ना, केवल रंग रूप आदि गुणों में परिवर्तन आता है, बाद में उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता था। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे नमक का जल, इसको चाहेंगे तो जल और नमक, जल वाष्प के रूप में उड़ जाएगा, नमक प्राप्त किया जा सकता है ना। अब हम लोग सीखेंगे रासायनिक परिवर्तन। क्या सीखेंगे बाबू? रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ अपनी मूल अवस्था से बदल जाता है, उसे पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, जिसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कोयले को जलाना, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। एक बार परिवर्तित हो जाएगा ना बाबू, तो फिर उसको पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता है पहले जैसा ना। उसे क्या कहेंगे? कोयले, जैसे कोयले को जलाना, ये रासायनिक परिवर्तन इसको कहेंगे। केमिकल चेंजेस ना, जैसे लोहे में जंग लगना, या तो हम इसको बोल सकते हैं कि कागज को जला देना। जब हम कागज को जला देंगे तब पुनः फिर प्राप्त कर सकते हैं कागज? नहीं कर सकते हैं वही कागज। तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन ना, कि जब अपनी मूल अवस्था में बदल जाता है तो उसे पुनः अवस्था में नहीं लाया जा सकता है दोबारा, उसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। जैसे कागज को जलाने के बाद कागज नहीं बनेगा, तो इसको क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। अब हम लोग पाठ के संबंधित आज चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन हम लोग सीखेंगे इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा ना, वैसा चीज़ सीखेंगे हम लोग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना, सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनना है। पहला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है? 4 ऑप्शन है, जो सही होगा बाबू कल मैं उसी को आप लोग के उत्तर बता रहा हूँ ना। 3 ऑप्शन के नहीं पढ़ूंगा, कौन आगे पढ़ूंगा? जो सही है ना। सवाल है कि निम्नलिखित में कौन तत्व है? पीतल पर जा रहे हैं एगो सवाल के, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक, सिलिकॉन, कौन चीज? सिलिकॉन। क्या लिखल है बाबू? सिलिकॉन। सिलिकॉन ये तत्व है, सिलिकॉन का है तत्व, इसका संकेत का होता है SI। तो यही आपका विकल्प सही हो गया। कौन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में कौन तत्व है? आर्सेनिक ये भी है तत्व ना, लेकिन इसका आंसर होगा चौथा, सिलिकॉन है तत्व। देखिए दूसरा, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? इसका होगा कागज। कौन तत्व नहीं है? कागज ना। ये स्पष्ट रूप से पढ़ा नहीं रहा है। सिलिकॉन नहीं होगा तब देखिए ऑर्गेनिक भी होता है, तो यहीं पर आर्सेनिक ये भी आप टिक मार सकते हैं। देखिए तीसरा सवाल है, कौन सवाल बाबू? यदि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएगा तो हम बोल रहे हैं वैसे ही आप लोग नोट कॉपी कीजिएगा ना बाबू, तो जरूर करना ना। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो देखिएगा चौथा है संगमरमर। कौन? संगमरमर, यही आपका यौगिक है। निम्नलिखित में कौन धातु है? निम्नलिखित में कौन धातु है? आयरन। कौन है बाबू? आयरन। कौन धातु है? कौन है? आयरन। निम्नलिखित में कौन मिश्रण है?
अब बताइए, जिसका फार्मूला नहीं होता वो मिश्रण, इसमें बारूद होगा। कौन होगा बाबू? बारूद। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है? कह रहा है कि चीनी और बालू। कौन सा वाला? ये छाठा है। कौन है बाबू? छाठा। देखिए ये होगा आपका नमक का जल में विलयन। निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? विलयन कर रहा है, माने समझ जाइए कि इसमें विलय और विलायक दोनों मिलेगा, उसको कहेंगे विलयन। शांतवा, सोडा वाटर। कौन है बाबू? सोडा वाटर। अगला एक, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? यानी कि हम लोग सीख रहे हैं अंठवा। कौन सीख रहे हैं बाबू? अंठवा। अंठवा का उत्तर आपका हो जाएगा तीसरा। निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। जल का जमना भौतिक परिवर्तन है। नवा, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन अभी बताइए कि एक बार परिवर्तित होने के बाद पुनः वापस नहीं किया जा सकता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कोयले को जलना, कोयला जब जल जाएगा तो हम लोग उसे नहीं प्राप्त कर सकते हैं पुनः। सीखेंगे 10वां, खरिया है। खरिया है, कह रहे हैं कि मिश्रण है कि तत्व है कि यौगिक है? यौगिक है। क्या है बाबू? यौगिक। कह रहा है, रेत के सूक्ष्म कणों को जल में निलंबित निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? 11वां, निलंबन का। कौन चीज का? निलंबन का। कोलाइड विलयन में कण का टेढ़े मेढ़े भागों से गमन करना कहलाती है ना। क्या कर रहा है कि कोलाइडो विलयन में कणों को टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? 12 नंबर में क्या कहलाएगी? ब्राउनी गति। क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? ना, नमक का विलयन, दूध, सोडियम कार्बोनेट का विलयन, स्टार्च का विलयन। कौन चीज? स्टार्च का विलयन। ठीक है, इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बाबू, नीचे रेड कलर का है ना, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। कमेंट जरूर हम पढ़ता हूँ। और साथ ही साथ कि आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्त से सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना हमको हिम्मत लगेगा। थैंक यू दोस्तों।